ठीक है ना। हम्म। आज पहले 10-15 मिनट में स्त्री वंध्यत्व के ऊपर बोलने वाला है और उसके बारे में जो कुछ हमारा तजुर्बा है 40 बरस का, उसके बारे में बताएगा। थिंकिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कभी भी। तो किसी भी सर की कोई किसी के भी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लो। दवा सिर्फ लेने से ये बेहतर है कि आप उसके पीछे का जो सिद्धांत है आयुर्वेद वो समझ में अगर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात ऐसी है कि स्त्रियों के बारे में बहुत सारे कारण रहते हैं वंध्यत्व के, और पुरुषों के बारे में बहुत कम रहते हैं। पुरुषों की जो वंध्यत्व का सोचना होगा, आपका जो निदान हो जाएगा वो वैसा नहीं होना चाहिए कि एक सिर्फ आपकी सोच है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कपल आके बैठ जाता है सामने और बोलता है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपने आप जो खुद को आप गायनेकोलॉजिस्ट की भूमिका में डाल देते हैं ना, वो गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए। उसके काय चिकित्सा के हिसाब से ही आपको पहले सोचना होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए वंध्यत्व के बारे में, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो पहली बात ऐसी है कि गर्भाशय का पोषण जो होता है और स्तन्याशय का जो पोषण होता है वो रज से होता है। वो अगर ऐसा होता है तो गर्भाशय के ऊपर उसका असर क्या आ जाएगा और स्तन्याशय के ऊपर क्या आ जाएगा, ये हमें सोचना होगा। पहली बात ऐसी कि आमाशय में रस धातु तैयार हो गया और उससे रज तैयार हो गया, वो अधोगामी हो गया और बाद में गर्भाशय का पोषण शुरू कर दिया। गर्भाशय यानी त्रैवर्त योनि सब हम उसमें पकड़ सकते हैं। और वो जब वहाँ से रज ऊर्ध्वगामी हो जाएगा तो स्तन्यासी की पुष्टि होती है। बच्चे का दूध, बच्चे के लिए जो दूध उत्पन्न करना है उसके लिए वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अदरवाइज वो ऊर्ध्वगामी होता है, मिल्क लाइन मिले है अभी भी जो गर्भाशय से लेकर ब्रेस्ट तक रहती है, और उसके ऊपर बच्चे को अगर सुला दिया जाए जन्म होने के बाद तो धीरे 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 वो ऊपर चढ़ता है और मम्मी के स्तन को का पान करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे से टाइम ले सकती है। उसको ब्रेस्ट कॉल ऐसा बताया जाता है। तो ये मिल्क लाइन मिल गई है जो ऊर्ध्वगामी रज करने वाली रहती है, दूध से ताल्लुक रखने वाली है और रज से ताल्लुक रखने वाली है। तो बात अभी साफ हो गई कि गर्भाशय में कुछ भी विकृति आ गई तो यू मस्ट थिंक अबाउट आमाशय। जठर का आपको सोचना होगा, स्टमक का सोचना होगा। तो स्टमक में जो जो कोई बीमारियां रहती है वो आपको देखनी होगी। प्रथम अवस्था की बीमारियां, ज्वर, पांडु, वहाँ उत्पन्न होने वाले अल्सर, वहाँ के इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह, छर्दी, जो कुछ रहेगा वो आपको सोचना चाहिए। तो रस धातु का आपने सोच लिया, रज का सोच लिया। इसके बाद स्त्रीषु अप्रहर्षणम ऐसा लक्षण गृहिणी में बताया है। गृहिणी विकार में कफज गृहिणी जब रहती है तो पुरुषों को स्त्रियों के प्रति प्यार की भावना उत्पन्न नहीं होती, सेक्सुअल इंटरकोर्स का संकल्प नहीं होता। संकल्प पुरुषाणाम बताए। ग्रंथ हमारे जो है वो पुरुष प्रधान लिखे हुए हैं। तो स्त्रियों को अगर कफज ग्रहणी हो गई तो पुरुषों के बारे में उनकी प्रीति जो है वो कम पड़ सकती है। तो कफज गृहिणी का आपको सोचना होगा जब वंध्यत्व रहता है तो वहाँ की ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। अभी तीसरी बात क्या हो गई कि नहीं वाताद्रुत योनि वनिता नाम संप्रदुष्यते ऐसा बताया। कोई भी स्त्री की अगर त्रैवर्त योनि की कल्पना है विकारों की, तो आपको पक्वाशयगत पचन जो है तृतीय अवस्थापक और वात दोष का सोचना होगा। अगर ऐसा है तो प्रथम अवस्थापक का हमने आमाशय के बारे में सोचा, द्वितीय अवस्थापक का गृहिणी के हिसाब से सोचा और तृतीय अवस्थापक का बड़े अंतों के हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं। तो हाँ, उत्पन्न होने वाला मल अगर कटु विपाकात्मक उत्पन्न हो जाता है तो अच्छा वात दोष पैदा हो सकता है, अच्छे अस्थि धातु उत्पन्न हो सकते हैं और नियंता प्रणीताच्या मनसा कर्ता गर्भाकृति वगैरह वात के जो अच्छे काम है वो त्रैवर्त योनि के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ साफ मतलब ये होगा है कि आपको षड्रसात्मक आहार उस कपल को देना होगा। मधुराम लवण कटुतिक्त कषाय जिस क्रम से बताए वैसा, और आहार विधि विशेषायतन के बारे में पहले आपको सोचना होगा। तो वंध्यत्व के उत्तर वहाँ मिल जाएंगे। अन्नम वृत्तिकरणाम अगर बोला है और ये 3 अवस्था का इतना महत्व है तो इसका संबंध काय चिकित्सा से कैसा ताल्लुक रखता है गायनेकोलॉजी से या कौमार वृत्त तंत्र से, ये स्पष्ट हो गया। अभी ये होने के बाद आप त्रैवर्त योनि का सोच लो। तो 20 तरह के जो त्रैवर्त योनि बताए उसमें से कौन सी त्रैवर्त योनि की बीमारियां या व्यापद उसको हो गया है, स्त्रियों को हो गया है, उसका निदान आपको होना होगा और उसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो।
इसके बाद आपको क्या सोचना है, बाकी की बीमारियां है और उसका रस धातु के ऊपर, गृहिणी के ऊपर, पक्वाशय के ऊपर, या त्रावर्त योनि के ऊपर, या रज के ऊपर, या स्त्री के मनोदेश के ऊपर असर आ रहा है। समझो अर्श है, तो अर्श गुद मार्ग में उत्पन्न वाली चीज है, लेकिन पीछे वाले हिस्से में गुद मार्ग यानी कि रेक्टम है, आगे वाले हिस्से में बस्ती है, और बीच में गर्भाशय है। हमारा पड़ोसी कोई अगर गुंडा रहे, अतिरेकी रहे, तो हमें टेंशन रहता है। वैसा गर्भाशय के आगे और पीछे वाला जो हिस्सा है, उसमें अगर कुछ खराबी होती है, मल में विकृति आ जाती है और मल कच्चा तैयार हो जाता है, मूत्र में विकृति आ जाती है, मूत्र खराब तैयार हो जाता है, तो उसका असर पेरिटोनियल लाइनिंग एक ही उसके ऊपर रहने की वजह से गर्भाशय के ऊपर असर करता है। जैसा अंडा जो है वो उसके ऊपर कोंबड़ी बैठती है, हेन बैठती है और उसको उबाती है ना, तो बाद में हैचिंग होकर वो बच्चा बाहर आ जाता है। वैसा पचून विष्ठेच्या दादरी, यानी कि विष्ठे की जो कुछ वली अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर गर्भाशय का गर्भ जो है ना, वो उपस्नेहन और उपस्वेदन न्याय से पुष्ट होता है पहले कुछ दिन, जब उसका प्लासेंटा वगैरह तैयार होता नहीं और अम्बिलिकल कॉर्ड होती नहीं, तो मूत्र का कुछ हिस्सा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का हिस्सा रहता है। तो मूत्र का संबंध, मूत्राशय का संबंध, मल मार्ग का संबंध और मल का संबंध गर्भाशय में गर्भ बढ़ने के लिए होने वाला है। अगर इस दोनों में विकृति और बच्चे अगर नहीं हो रहे, तो गायनेकोलॉजिस्ट ये सोच ही नहीं सकता आधुनिक शास्त्र का, लेकिन वैद्य सोच सकता है, क्योंकि वो काय चिकित्सा का विचार करता है, और काय बाल गृहोर्ध्वांग शल्य जरावसान हर एक अंगों का संबंध जो रहता है वो गर्भाशय से रखता है। इसलिए आयुर्वेद की जो परिभाषा है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है और सोचने का तरीका है, वो होलिस्टिक है, सब जगह वो स्पर्श कर देता है। इसलिए हमारा शास्त्र सिद्धांत जो बोलता है वो शास्त्र सिद्धांत बोलता है, इसलिए ये सब सोचने की बात है। तो ये बात हो गई। उन्माद हो गया तो मनोदेश विकृत हो सकता है। उन्माद अपस्मार के कारण शारीर मानस विकार है, वो मानस शरीर बोलना चाहिए सच बोले तो, क्योंकि मनोह स्रोत की विकृति उसमें। क्लीन अन्न, दूषित अन्न, परुषित अन्न, झूठा खाना, इसको ताराएं आ गई है ऐसी चिपचिपी चीज़ें, ये जब ज़्यादा खाता है, चीज़, पनीर, मशरूम वगैरह, तो उससे उन्माद और अपस्मार की संप्राप्ति होती है, उसमें वंध्यत्व ये लक्षण आ सकता है। तो बाकी की बीमारियाँ स्थौल्य जैसी है, अर्श जैसी है, थायराइड जैसी है, हृदरोग जैसी है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसका असर रस के ऊपर, रज के ऊपर या गर्भाशय के ऊपर आ सकता है और बच्चे होते नहीं, ऐसा हो सकता है। इससे एक अलग बात और रहती है, मनोरोग का तो मैंने बताया, वो रजो दोष, वातादि गुण भुजंती पुएशीन मलावयम बीजा समर्थम रेतोश्रम स्वलिंगैर दोषजम वदे रक्तेन पूर्णपम श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि संजीवम तुयाबम रक्त पित्ताभ्याम क्षीणम मारुत्वत्यता। ये सब जो दोष बताया रज के और शुक्र के, उसकी वजह से बीजा समर्थम रेतोश्रम, यानी उससे बीज तैयार ही होता नहीं तो गर्भ कैसा तैयार हो जाएगा। तो रजो दृष्टि का उस वक्त आपको सोचना चाहिए, ये भाग आ जाता है। अभी समझो उपप्लुता योनि में ऐसा बताया कि योनि को सूजन आ जाती है, तो योनि स्टैंड्स फॉर वजाइना, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में, योनि स्टैंड्स फॉर त्रैवर्त योनि, और उसको अगर सूजन आ जाती है तो बीज ग्रंथि में पीसीओडी हो जाना इटसेल्फ इज द उपप्लुता योनि व्यापन। वैसा एंडोमेट्रियम थिक हो जाना, ये हाइपरप्लेजिया जिसको बोलते हैं वो हो जाना, ये उपप्लुता योनि का लक्षण है। तो उसकी ट्रीटमेंट आपने कभी की है पीसीओडी के लिए? नहीं की होती है। तो आयुर्वेद की सोच जो है ना वो आप पकड़ लो और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो। तो ये भाग जो हो गया वो त्रावर्त योनि के हिसाब से हमने सोच लिया। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पोर्टेंट भाग ऐसा रह जाता है जो आयुर्वेद से संबंध रखता भी है, नहीं रखता है भी है, ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उपनिषद है, वेद है, अथर्ववेद का अंग हम मानते हैं, आयुर्वेद ऋग्वेद का अंग मानते हैं, तो उस वक्त आपको ये सोचना होगा कि हमारे षट पंचायतन पूजा के जो दैवत है, हमारे पीठ के हड्डी में जो चक्र है प्लेक्सिस, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसमें मूलाधार चक्र में गणपति रहता है, और तो मूलाधार स्थितोसी नित्यम, ऐसा अथर्वशीर्ष में हम पढ़ते हैं। तो गर्भाशय में विकृति आनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में विकृति आनी है, या प्रजनन संस्था में विकृति आनी है, तो ये तय है कि आपके शरीर का गणपति बिगड़ गया है। उसका कारण जो रहता है वो कभी मन्नत मांगती है औरतें कि मेरा ऐसा भला होने दो, मेरे मिस्टर का ऐसा भला होने दो, बच्चों का ऐसा होने दो, तो मैं ये दूंगी वो दूंगी, ऐसे मन्नत मांगते हैं। तो जब वो बाहर की देवताओं का मन्नत मांगते हैं तो उनके शरीर में जो बैठा हुआ गणपति है वो एक्टिवेट हो जाता है।
ये कुछ गलत बात नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहती है। जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है, और आपका गणपति का जो चक्र है वो अगर एक्टिवेट हो गया तो श स व ये 4 शब्द उच्चारण में तकलीफ होना शुरू हो जाता है, और बाद में आगे जाकर एडजेसेंट ऑर्गन जो है वो गर्भाशय रहे, त्रैवर्त योनि रहे, मूत्र मार्ग रहे, मल मार्ग रहे, एब्डाउन के कुछ हिस्से रहे, किडनी का कुछ प्रॉब्लम रहे, तो उससे वो उसका ताल्लुक रह जाता है। और कभी कभार वो समझ में आ जाता है, नाक नाड़ी परीक्षा में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, और उसमें ऐसी विकृति मिल जाती है कि मनो व स्रोत का उसके शरीर के ऊपर असर आ जाता है। किसी भयानक कोई चीज़ हमने देख ली तो बच्चे लोग जो रहते हैं उनके कपड़े में मूत्र विसर्जन हो जाता है, मल विसर्जन हो जाता है। तो मन का असर शारीरिक क्रियाओं के ऊपर कैसा रखता है देख लो। आप गुस्सा हो गए तो आपको खाना आगे वाला जाता नहीं, और आपका आमाशय सिकुड़ जाता है, और 3 घंटे, और कहीं कहीं को पसीना बिल्कुल आता नहीं। अस्वेद और अतिस्वेद ये कुष्ठ के पूर्व रूप बताए, तो उसकी कुष्ठ के हिसाब से ट्रीटमेंट होगी, और उसमें नमक जितना हो सके उतना कम खाना जरूरी रहता है। ट्रीटमेंट जो है रहती है वो दोषों के आधिक्य के हिसाब से रहेगी। वात का आधिक्य है तो वात की ट्रीटमेंट आपको करनी होगी। उसके लिए आप तेल इस्तेमाल पेट में नहीं कर सकते, क्योंकि कुष्ठ जो है वो तेल से बढ़ता है। तो घी ऐसी चीज़ है जो स्निग्ध भी है और पेट में लगते हैं, और पित्त का शमन भी कर देती है। रक्त का स्थान जो है तलवा, उसके ऊपर वो जाएगा भी। तो सिद्ध घृत आप इस्तेमाल करें, और वो शमन मात्रा में दे दें। सुबह को 30 या 40 ml तक वो पीने के लिए देना है। जब भूख लगेगी तो जो खाना है वो कुष्ठग्न खाना होना चाहिए। आपकी सोच जो है ना, वो सिर्फ अभी हाथ के ऊपर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ऐसा मत करें। आप क्या करें, उसका प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक कैसा होता है, उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ अलग है, और त्वचा रोग के कौन कौन से कारण उसके हो गए, उसमें दैवपाश्रय कोई एंगल है या नहीं, क्योंकि दैवपाश्रय चिकित्सा भी शारीरिक लोगों के लिए बताई गई है। चरक का सूत्र स्थान में पहले अध्यायों में भी ये सब चीज़ें आ गई है। तो हमें इस तरह से सोचना होगा, और जो निदान उस पेशेंट के बारे में रहेगा वो आपको करना होगा। अभी कई कई तो 2 चीज़ें आप करो। वाग्भट उत्तर तंत्र बार बार पढ़ते जाना, वाग्भट चिकित्सा स्थान बार बार पढ़ते जाना, तो चिकित्सा के पदर आपको अलग अलग होते जाएंगे, और वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कब क्या इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारा ये बार बार पढ़ते जाओ। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी, और उसके साथ पेशेंट के ऊपर वो इस्तेमाल करते जाना। उसके लिए मैं एक किस्सा बनाता है। हमारे फणसलकर शास्त्री जी जो थे, कोल्हटकर सर जी के हमारे गुरु, तो वो उन्होंने 100 बार तो ये ऐसा पढ़ा होगा, उत्तर तंत्र और चिकित्सा स्थान। तो उनके पास एक मारवाड़ी पेशेंट आ गया उनका नाम सुन के, और वो आ गया और पेट की भी मैं मुझे बीमारी है बहुत सारी, और आप दवा दे दो। तो उन्होंने उसको दवा दे दी। 7 दिन के बाद वो फिर से आ गया, कुछ फ़र्क नहीं है वगैरह। उसके बाद और 7 दिन हो गए, वो आ गया, फिर से फ़र्क नहीं। 21 दिन के बाद वो गुरुजी हमारे थे, वो पजल में पड़ गए। तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 14 दिन में तुम्हें आराम नहीं है। मैं जो जो बोल रहा है तुम कर रहे हो, मेरी दवा ले रहे हो, मैंने अच्छी दवा दी है, तो तुम्हें अच्छा लगना ही चाहिए। जब वो आदमी बोला कि नहीं फिर भी फर्क नहीं, तो उन्होंने वो चश्मा निकाल के रख दिया, उसकी तरफ देखा ऐसा जरा, और बोले कि तुम खाना खाते वक्त पेपर पढ़ते हो क्या? तो वो बोला हाँ, ये तो मेरी आदत 20 बरस की है। संडास में जाता है तो भी मैं पेपर पढ़ता है, खाने को बैठता है तो भी मैं पेपर पढ़ता रहता है। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, पेपर पढ़ता था। तो बोले कि वो पेपर बंद कर दो तो तुम अच्छे हो जाएगी। और 7 दिन के बाद वो जब आ गया तो पूरा का पूरा वो नॉर्मल हो गया था। अमनस्कत्व, उसका मन ही दूसरी तरफ रहता था। खाना मुंह से खा रहा है, आंखें देख रही है मज्जा की दूसरा विषय, और उससे गृहिणी तैयार होती है आंखों से या मज्जा से, तो उसके पेट के ऊपर भावनाओं का असर आता था। तो उन्होंने उसमें सिर्फ वंग डाल दिया, रात को जटाओं से दे दी, पेशेंट आराम। 20 बरस का पेशेंट 1 महीने में अच्छा हो गया। तो ये चिकित्सा के पहलू जो अलग अलग हो जाते हैं ना, वो किससे हो जाएंगे? आप हर रोज पेशेंट आपको देखना होगा, पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन आपका होना चाहिए ऊपर उग्न परीक्षा से, और उस वक्त आपका पढ़ना होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो ये दृष्टि, थोड़ा सा आप हर शाम को पढ़ते जाना। शरीर के लिए जो ऐसा खाना रहता है ना, वैसा बुद्धि के लिए जो खाना रहता है वो पढ़ना है, स्टडी करना है। उससे आपकी मज्जाधारा कला अच्छी हो जाएगी, बुद्धि का विकास हो जाएगा, न्यूरॉन्स अलग अलग तैयार होते जाएंगे, आपका शरीर का जो उम्र है वो बड़ी हो जाएगी, और आपकी बुद्धि की भी जो ये है ना,
आयु जो है वो भी बढ़ती जाएगी। और क्या चाहिए आपको? ये अगर हो गया तो अपने आप सब चीज़ें अच्छी आपके पास आ जाएगी, है ना? तो ये सोच लो और ये कर लो आप, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। केस है, वैद्य नीलेश पाटिल इनका सवाल है। 60 इयर्स, फीमेल है, लीन एंड थिन बॉडी कंपोजिशन है, हिस्ट्री ऑफ हिस्टेरेक्टोमी 18 इयर्स पूर्व हो गई है, कंप्लेंट्स ऑफ शिरकंप, अग्निमांद्य, निद्रा नाश है सर, स्वर में कंप है और स्वर भेद है, मन्या कंप भी है। ट्रीटमेंट के अनुसार अग्निदीपन किया है सर, दीप यंत्र लगाया, नाभि पूरण किया है, कंट्य महाकषाय का गंडूज भी किया है। और आगे चिकित्सा के क्या विचार करने चाहिए? अभी तकलीफ हिस्टेरेक्टोमी हो गई क्या उसको? हाँ सर। और उम्र क्या बोले? 60 इयर्स सर। हाँ, 60 ईयर फीमेल। बराबर है। कंपवात के 2 कल्प है, वो मेरे ख्याल से उनको बहुत फ़ायदा करेंगे, लेकिन पीठ की हड्डी में उसको जो कुछ तकलीफ अभी इंजेक्शन वगैरह पीठ की हड्डी में अक्सर लगाया जाता है हिस्टेरेक्टोमी जब हो जाती है तो वो लोकल स्पाइनल एनेस्थेसिया दे दिया है तो शिरशूल और कटिशूल रहता है, उसके साथ वात की बीमारी उसको हो जाएगी, क्योंकि गर्भाशय निकाल दिया गया है तो आशय बढ़ वहाँ का है ही नहीं है अभी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मेद आ जाता है और मेदावृत्तवात की संप्राप्ति अक्सर हो जाती है। तो कंप ये जो है ना वो उसकी वजह से हो सकता है। तीसरी बात ऐसी कि वो उम्र बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से मस्तिष्क का क्षय होना ये भी हो पॉसिबल है। तो 2 कल्प हमारे यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कल्प जो है ना वो 2 बताएंगे हम। कंपवात का एक सुबह शाम को देते हैं और दूसरा दोपहर रात को, वो ज़रा निकाल लो, हम बताएंगे वो। और दूसरा ब्रेन एट्रोपिक कम होने के लिए मस्तिष्क अध्याय में भैषज रत्नावली में जो चीज़ें आ गई हैं उसके साथ कवच भी खाना खाते वक्त देना चाहिए उनको, तो ये कंपी लक्षण इमीडिएट कम आना शुरू हो जाएगा। ब्रूहण नस्य जो रहता है स्पेशली बाला तेल का, वो वर्धमान मात्रा में रखने हैं, 1 1 2 2 3 3 30 थेम तक भी बढ़ा सकते हैं हम, 40 थेम तक भी दे सकते हैं ड्रॉप तक। तो बीच में मुंह में अगर वो मुंह से गले में आ गया तो उठकर थूकना चाहिए, नाक जो है ना वो साफ नहीं करना है, ब्लोइंग उसका नहीं करना है, और फिर से लेटकर आगे वाली जो दवाई वो नाक में डालनी चाहिए। स्नेहन स्वेदन करके ये सब चीज़ें आप नस्य के हिसाब से कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें करने से उसको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। स्थानिक स्नेहन स्वेदन, दीप यंत्र, पेट बांधना वगैरह ये तो चीज़ें होनी ही चाहिए। तो एक कल्प उसमें ऐसा है कंपवात में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिकटु, सैंधव, संवर्षल, हिंगू, ये गार्लिक के साथ खाना खाने के बाद देना चाहिए। और गोरख मुंडी, लवंग, ये जो है ना वो खाना खाने के पहले देना चाहिए। ये 2 कल्प आप उसको इस्तेमाल करके देख ले। बाकी के कल्प तांडवातारी लोह भी फायदा करेगा उसको खाना खाने के बाद। श्यामाजी कषाय नाम की जो दवा है वो रात को सोते वक्त आप दे सकते हैं पेट साफ होने के लिए, या अर्ली इन द मॉर्निंग रात का खाना हजम हो गया है और दूसरी भूख लगने के बीच में जब विरेचन देते हैं ना उस वक्त आप दे सकते हैं। लेकिन पेट साफ हो गया ना तो कंपवात में बहुत फ़ायदा हो जाता है। 30 एक बरस पहले पूना में, यहाँ तो सदाशिवपेट में छोटे छोटे रास्ते बहुत है, तो एक रिक्शा वाला जा रहा था, उसकी उम्र थी 45 होगा उम्र रहेगी, ज़्यादा मोटा आदमी था वो, और पीछे से एक ट्रक वाला आ गया और सुबह 3:30 4 बजे का समय था, और ज़ोर ज़ोर से उसने वो एक्सीलरेटर दबाया तो वो घबरा गया और उस रिक्शा वाले को कंप आना शुरू हो गया। तो ये कारण उसने मुझे बताया कि मुझे डर लगा और बाद में कंप आना शुरू हो गया है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि और क्या क्या तकलीफ होती है, वो बोला कि नहीं इतनी तकलीफ होती है। मैंने उसको पूछ लिया तुम्हारा पेट साफ होता है क्या, तो वो बोला नहीं, 2 2 दिन होता नहीं, और चिकनी भी रहती है और सख्त संडास रहती है। तो स्थिरा शब्द किसको आ गया है, हरित को आ गया और शालपर्णी को आ गया है। हमने उसको अर्ली इन द मॉर्निंग हरित की देना शुरू कर दिया शहद के साथ, मोटा था इससे, और शाम को उसको शालपर्णी का क्षीरपाक दे दिया। तो 3 दिन में उसका कंप धीरे धीरे कम आ गया, पेट साफ होना शुरू हो गया, रुद्रगतवाद भी उसका अच्छा हो गया, शालपर्णी का पर्यायी नाम भी स्थिरा है और हरित का नाम भी पर्यायी नाम स्थिरा है। तो जो नाम जो रहते हैं ना दवाओं के, वो भी आप सोच लो। अभी शिगुरु है, शिगुरु शोभांजन, उसको उपदंश क्षम ऐसा पर्यायी शब्द है। उपदंश यानी क्या, आचार वगैरह जो रहता है ना, तोंडी लावणं मराठीमध्ये,
तो वो चटनी जैसा, चाट जैसा वगैरह जैसा है ना, उस वो क्षम ऐसा बताया। तो उसके पत्ते रहे या फली रहे या साल रहे, उसका आप उपदंश बनाओ, तोंडी लावना बनाओ और खाना खाने के लिए देते जाना, तो लोगों की भूख बढ़ती है और उसका बहुत फायदा होता है। तो उसके पर्यायी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कृमिघ्न पर्यायी शब्द है विडंग को। तो वो देने से क्या होता है, जो फीमेल ये रहते हैं वम्स रहते हैं ना, उनको बच्चे ही नहीं होते, वो वंध्यत्व को प्राप्त हो जाती है, ऐसा उसके ऊपर रिसर्च है। तो कृमिघ्न शब्द से ये हमें पता चल जाता है। तो आप क्या करें, प्रियव्रत शर्मा जी का किताब निकाले द्रव्य गुण का, या भीम गोप्टे का किताब निकाले, और पहले वनस्पति से लेकर आखिरी वनस्पति तक सिर्फ आप पर्यायी शब्द और नाम पढ़ते जाए। तो जब आपका पूरा पढ़कर हो जाएगा तो आपके दिमाग में इतनी चिकित्सा की द्रव्य और सिद्धांत आपके मन में उपस्थित हो जाएंगे कि जो सिर्फ करने से आपका काम बन जाएगा। तो स्टडी करना है तो अलग अलग एंगल लगाकर आप करते जाना, तो उसका फायदा होता है। मोनोटोनस हो गया ना कुछ भी चीज़ तो बोर हो जाता है, तो जरा चेंज करके आप करते जाना। अभी पत्ता सब्जी तांबड़ा माठा है समझो, पत्ते की सब्जी कर दी, बाकी उसके डेट वगैरह सब फेंक देते हैं आप वो पकाओ पानी में, उसके टुकड़े करो, उसमें दही वगैरह डालो या छाछ डाल लो, उसको तड़का लगाओ और रायता के हिसाब से इस्तेमाल करो, देखो कैसा अच्छा लगता है ना। तो जो चीज़ फेंकने वाले थे उससे एक उपदंश आपको मिल गया है ना, करके देख लेना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। वैसा ही आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में भी रहता है। एक केस है सर, वैद्य मुकेश इनका सवाल है। 16 इयर्स मेल पेशेंट है, उनको हिस्ट्री ऑफ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ चाय, जंक एंड फास्ट फूड है सर। तो कंप्लेंट्स में हाइपर ट्राइकोसिस और अभी टर्नर सिंड्रोम ऐसा निदान बच्चे लोगों का हो गया था, और आगे जाकर समझ में आ गया कि उसके मम्मी डैडी की रिश्ते में शादी नहीं थी, सेक्स जो क्रोमोसोम से वो पक्के बराबर थे, लेकिन स्ट्रिक जो इसकी दिखने वाली उसकी जो ओवरी थी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बढ़ गई। तो बाद में वो बोले कि वो पहला हमारा रिपोर्ट जो वो गलत था। तो आपका निदान जो रहेगा वो खुद का आपका होना चाहिए। एक तो 23 वर्ष का लड़का या लड़की है और इतना बाहर का खाना खाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा। पित्त के हर एक लक्षण जो है ना विष जैसे रहते, रस छोड़कर, और वो अगर शरीर में बढ़ रहा है तो शरीर में हर जगह आपको बीमारी आने वाली है। जहाँ लो एटल टिश्यू है, स्थान वैगुण है, वहाँ वो ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहना और मानना ऐसा है कि इस पेशेंट को काय चिकित्सा के बदले अगध तंत्र की चिकित्सा जो है वो काम ला सकते हो। उस वक्त आपको पंचकर्म का सोचना चाहिए। पंचकर्म किसका करना चाहिए इसके बारे में चरक जी ने सूत्रस्थान में ही बता के रखा है कि कौन सा पेशेंट एलिजिबल टू पंचकर्म हो गया है, उसमें ये सब सिम्टम आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बृहद वमन, बृहद विरेचन, रक्त मोक्षण और नस्य, ये करने से उसको फायदा होने वाला है। जो कुछ संप्राप्ति उसकी चल रही है जंक फूड खाना और चाय वगैरह पीने से, तो चाय से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता नहीं, और वो जब खराब हो जाता है तो शरीर में आसवों की उत्पत्ति होना, पित्त ज़्यादा बढ़ जाना, शुक्तत्व आ जाना, ये हो जाता है। और आमाशय और गृहणीगत विष जो रहते हैं ना, उसके लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, आम दोषम महागुरुम वर्जयत विष संज्ञकम, ऐसा भी बताया है, खाने से ये तैयार होता है। तो अगध तंत्र में कफ की कला क्रामण करने के बाद और पित्त की कला क्रामण करने के बाद जो विष के लक्षण आते हैं वो उस बच्चे को है, उसकी ट्रीटमेंट आप करें तो ये पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाएगी। बच्चा आया था तेजस, उसको अर्ली प्यूबर्टी थी सर, लाइक 2 से 5 साल के बीच में उसको प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई थी। तो इसका रीज़न क्या होगा? कैसा है, बहुत सारे बच्चों को आजकल ये हो जाता है, स्त्रियों को भी ये देखा जाता है। अभी बम्बई में 6 से 7 उम्र है और पीरियड शुरू हो गया है, ऐसे बहुत सारी बच्चे हैं, कपड़े छोटे छोटे पहन लेते हैं, मम्मी डैडी के ड्रेस वैसे ही रहते हैं, उनका बर्ताव बच्चों के सामने वैसा रहता है, टीवी मोबाइल के ऊपर सब ऐसी गंदी गंदी चीज़ें मिलती रहती है। और उससे कई गुना ज़्यादा जो दूध पी लेते हैं वगैरह, उसमें ऑक्सीटोसिन वगैरह मिलाया हुआ रहता है। जो प्राणियों को इंजेक्टेबल रहता है, वो टीन फूड जो रहता है उसमें कुछ चीज़ें रहती है, फूड दिन का असर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें शरीर के ऊपर होने की वजह से मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आना ये संभव हो गया है।
आजकल के ज़माने में ये हो रहा है। दूसरा, आधुनिक शास्त्र की कुछ दवाएं ऐसी रहती है जिसकी वजह से ये एग्रीवेशन बहुत बुरी तरह से आ रहा है। बच्चे लोगों को प्रेशर पॉइंट्स बहुत रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर जो है ना उनकी तबीयत के ऊपर आ जाता है। बच्ची की उम्र रहती है 6 या 7, 6 भी नहीं, 4 से 6 तक रहती है। उसको सोने को दिल करता है, मम्मी उसको उठा के बिठा देती है। उसको नहाना नहीं होता, मम्मी उसके ऊपर सिर के ऊपर पानी डाल देती है। तब तक नीचे के हॉर्न बजाता है गाड़ी वाला, वो उसको नीचे जाना ही नहीं होता। उसके कपड़े जो है वो अलग तरह के पहने होते हैं। तो प्रेशर पॉइंट कितने हो गए इतने में, 3 घंटे में उसको 5-6 प्रेशर पॉइंट हो गए। ये कब तक रहते हैं, वो स्कूल से जब वापस आते तब तक रहता है। उसके साथ उसको होमवर्क रहता है, खाने में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ के लोग तय कर देते हैं। सब टेंशन टेंशन टेंशन। तो इस बच्चे को जब कफ की शरीर में वृद्धि होनी चाहिए अच्छी तरह से, वो तो अगर वात आना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, वात कफात्मक या कफ वातात्मक संप्राप्ति होती जाएगी और श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि संनिभम, तो गांठें उत्पन्न होकर कैंसर हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन शरीर में गांठों जैसी जो रचनाएं है वो खराब होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर, थायराइड के ऊपर असर, सुप्रारेनल ग्लैंड के ऊपर असर, बीज ग्रंथि के ऊपर असर। तो उसमें बीज ग्रंथि के ऊपर या टेस्टिकल के ऊपर आ गया तो उसको मैच्योरिटी जल्दी आना शुरू हो जाता है। ये उसका कारण है। इसलिए 8 बरस तक बच्चों लोगों को स्कूल में डालना नहीं चाहिए। 8 बरस के बाद गुरु के घर को उसको छोड़ना है। ऐसा पुराने ज़माने का लोगों का व्यवहार था, ये होता ही नहीं। अभी स्कूल में बच्चों को क्यों डालते हैं, तो 3 घंटे घर में हमें तसल्ली मिलनी चाहिए, इसलिए वो भेज देते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, वो तो क्या करेंगे, उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी, है ना। तो बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, मारना वगैरह नहीं, उसको तैरने के लिए छोड़ देना है, डालना है उसको टैंक में। जाता है, पोता रहता है, बाहर आ गया तो भूख लगती है, खाता है, सो जाता है। बीच में उठकर दंगा करने लगा, ऐसा क्रोध से देखना है, चुप बैठ जाता है ना। पानी में डालना रहा, ऐसा देखना, बस 2 काफ़ी है, हाँ? नहीं तो हमारे प्रेशर पॉइंट बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ ऐसी कि उन्होंने बताया है कि लाले पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्र मित्र दाचरे। तो 8 वर्ष तक मम्मी और डैडी के यहाँ ही बच्चा बढ़ना चाहिए। बाकी का जगत आगे चलने दो, कोई वादा नहीं। बाद में वो बच्चे जो रहते आगे जाते नहीं और ये बच्चा आगे जाता है। तो थोड़ा सा लेट डाल दिया तो कोई वादा नहीं, 7वें बरस तक डालना चाहिए। गुरु पर जो है वो 8वें बरस तक देखना नहीं होता है, उसका बुद्धि का विकास हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा जो रहेगा और बच्ची रहेगी, प्रॉपर जब चाहिए उस वक्त उसको पीरियड आ जाएगा, या सयाना हो जाएगा या सयानी हो जाएगी, है ना। नेत्ररोगामध्ये आम्लकी बीजमज्जेचं औषध वापरतो. त्याचं कसं म्हणजे हे कसं आहे? नहीं, ये अमल की बीज मज्जा की जो दवाई है वो दादा महाराज ने दी हुई है, वो हमने इन्वेंट नहीं कर दी है। आँख जो रहती है आई बॉल जैसा वो आंवला दिखता है, उसके अंदर का जो हिस्सा है वो अस्थि धातु में बैठा हुआ मज्जा का हिस्सा हमने इस्तेमाल किया उसमें। उसके सीड जो रहते हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के रहते हैं, वो जो मज्जा है ना वो उसका फायदा है। तो वो आयुर्वेदिक पद्धतीने कशा पद्धतीने विचार करावा आणि कशी ट्रीटमेंट करावी? पहले एक बात है कि दोनों आँख अगर लाल होती है तो सोचना चाहिए। एक ही अगर आँख लाल होती है तो यूनिलैटरल है तो ट्रॉमेटिक रहता है, कीड़े की वजह से रहता है वगैरह रहता है, या लोकल कुछ तो रहता है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जलों का उच्चारण सबसे बेस्ट उसके लिए फ़ायदा करता है, और विरेचन देना होता है। तो पित्त कम हो गया तो आँखें लाल होना कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को दांत जो रहता है ना उसमें कीड़े रहते हैं, कृमिदंत रहता है, स्पेशली ऊपर वाला दांत जो रहता है वो निकालते वक्त अगर गलती हो गई तो अर्जित भी हो सकता है, चलो जी ने ये बताया। तो आपको दांतों की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कृमिदंत की। अभी दांत किसके अच्छे हैं, जिसकी मज्जा और शुक्र अच्छे है उसके दांत अच्छे हैं, बाद में अस्थि धातु का नंबर है। तो तिक्त क्षीर बस्ती लगवाना है, दांतों को लगाने के लिए जो चीज़ें हैं वो, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक माउस रस का गंडूज धारण करें या तिल तेल का गंडूज धारण, ऐसा 2 बताया है। तो मुंह का आरोग्य उससे अच्छा हो जाता है, आँखें भी अच्छी हो जाती है। अभी माउस
रस का हर रोज कैसा कौन बकरी मार के लाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। घी कैसा है, संस्कारांवरती है। घी के ऊपर मांस डालो, वो पकाओ, तो घी सिद्ध हो जाएगा। वो घी जो है वो पानी में डालो और घुमाओ, वाटर टू ऑयल इमल्शन हो जाएगा, वो मुंह में पकड़ो, तो मांस रस जैसा ही असर आ जाता है उसका। तो चीज़ें बहुत सारी, अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। आई विटनेस को भी आयरन मानता नहीं अक्सर, आयरन मानता नहीं अक्सर, वो झूठी चीज़ है ना, वो झूठी चीज़ है ना। यानी जहाँ धूप है, धूम दिखता है वहाँ अग्नि है, ये बराबर है। लेकिन उसको भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको बताता है। समझे, यहाँ से गाड़ी गुजर गई और उसका स्पीड जो है वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, तो क्या हो जाएगा, यार धुआं दिखेगा लेकिन अग्नि है क्या? काल के हिसाब से देखा जाए तो नहीं है। तो ये तरह तरह धुआं नहीं, ये भी होता नहीं है, ऐसा होता है। तो ये भी आपको सोचना होगा। इसलिए कफ की ट्रीटमेंट उसको करनी है और बाद में पित्त की जरूरत पड़े तो करनी है। सर एक पेशंट आहे, त्याच्या कानात गवगवलं म्हणून त्यानं काठी गाठली आणि त्याच्यानंतर त्याच्या कानामधून स्त्राव चालू झाला. त्यानं ENT यांना दाखवलं, तर त्यांनी टिम्पॅनोप्लास्टी किंवा हे सगळं तत्सम सांगून दिलं. 1 महिन्याभरात त्याची म्हणजे ऐकण्याची क्षमता खूप कमी झाली. आता तू माझ्याकडे आलाय, तर आता आपण आयुर्वेदिक पद्धतीनं कशा पद्धतीनं हे ट्रीटमेंट करू उसको शकतो? व्रण की चिकित्सा करनी है, नाड़ी व्रण की। कान नाड़ी है और अंदर व्रण हो गया है, हम्म, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो सकता है। हम्म, तो उसके लिए हमें क्या, इतना छोटा, वो थोड़ा सा भी जुड़ के आ गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। पीछे वाले हिस्से जो रहते हैं ना हड्डियों के, हम्म, वो है या नहीं माला, वो देखनी चाहिए। एक तो एयर कंडक्शन और दूसरा बोन कंडक्शन रहता है। तो कान के ऊपर पहले आप उसको क्या करें, पोटिस करना शुरू कर दें। हम्म, पोटिस के बाद शंभुक तेल नाम का एक तेल आ गया है भैषज रत्नावली में। उसमें जो कीड़ा रहता है ना, शंख का कीड़ा, उससे तैयार किया हुआ वो घृत है, तेल है। हम्म, वो कान में डालने के लिए उसके लिए फ़ायदा करेगा। नाक में डालने के लिए उच्चई श्रव का एक तेल नासारोग अध्याय में आ गया है। हम्म, पोटिस करते रहना। कान का ताल्लुक अक्सर गुद मार्ग से रहता है। अर्श में कर्णनाद कर्णस्वेद लक्षण आ गया है, तो अर्श की ट्रीटमेंट करो, वातज अर्श की, तो उसको सुनाई देना शुरू। ते कशासाठी? ब्लू लाइट जो रहता है ना, वो वेदना शामक भी है और मेलेनिन फॉर्मेशन उससे अच्छा होता है। तो रंग द्रव्य भ्राजक पित्त जैसी जो स्किन में रचनाएं रहती है ना, वो उससे बढ़ जाती है, इसलिए वो बताया। पुआ थेरेपी नाम की एक रहती है, तो अल्ट्रावायलेट किरण के अंदर ऐसे लोगों को बिठाते हैं, वो अलग रहता है। वो मेलेनिन वहाँ लगा के करते हैं, लेकिन सादा नीला प्रकाश जो है वो भी काम करता है। अभी नमक जो रहता है ना, समुद्र मीठ, वो अगर मटके में डालकर गर्म करके अंधेरे में देखा जाए तो नीला प्रकाश उससे आता है। इसलिए नमक की पुरसुंडी जो रहती है उससे पोटली से वेदना कम हो जाती है। तो नमक जितना कम खाया जाए उतना स्किन के लिए ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें रहती है। इसको वर्ण जल चिकित्सा ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वर्ण जल चिकित्सा, वर्ण प्रकाश चिकित्सा, ये ऋग्वेद में भी आ गई है बहुत सारी जगह। तो रंगीन रश्मि चिकित्सा ऐसा एक छोटा किताब है, वो पढ़ के आप पेशेंट के ऊपर उसका असर ले सकते हैं। ये समझो किसी को बुखार आ गया है तो हरे रंग की बोतल का पानी पीना चाहिए। बुखार बढ़ाकर पाचन करना है तो पीले रंग का प्रकाश जो है उसको सेवन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो रंग से भी ट्रीटमेंट हो जाती है। रंग को मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसका हमारे शरीर के ऊपर असर है। इतना ही नहीं, हमारे भावनाओं को मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना। शरीर को ऐसा टच कर दिया तो भी शरीर में कितने बदल आ जाते हैं उस स्पर्श से, ऐसा रहता है। तो मॉलिक्यूल से ये सब चीज़ें जो है ना वो शरीर में जुड़ती रहती है, संयोग और विभाग उसका होता रहता है। तो ऐसा वर्णजल चिकित्सा हम कर सकते हैं, प्रकाश की चिकित्सा भी कर सकते हैं। सर, मुरवा बऱ्याच ठिकाणी आलाय ग्रंथांमध्ये, तर त्याची कारमुकता आणि कशा प्रकारे कुठली मुरवा जो है वो स्किन डिसीज के लिए एकदम अच्छी वनस्पति है। और पित्तज संप्राप्ति रहे तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर आ जाता है मुरवा का। तो त्वचा रोगों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां हम मुरवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र में तो मुरवा बहुत ज़्यादा मिलती है। मुरवा के जो तने रहते हैं ना, जोर जो रहते हैं, वो बांध कर उससे प्रत्यंचा बनाई जाती थी। तीर को कमान जो लगाते हैं तो उसका जो धागा रहता है ना, वो मुरवा का रहता था। दिखने में वो वनस्पति बहुत पतली सी ऐसी दिखती है।
और पूना में सह्याद्री प्रांत में बहुत सारी ये वनस्पति मिलती है। दिवे घाट नाम का जो घाट है ना यहाँ, इसको जाते वक्त, पलटन को जाते वक्त या सासवड़ को जाते वक्त बहुत ज़्यादा वनस्पति मुरवा आपको मिलेगी। सफ़ेद रंग के फूल रहते हैं चमेली जैसे, सुगंध बहुत रहता है। तो त्वचा रोग, यकृत दृष्टि, पित्तज ज्वर, पित्तज त्वचा विकार, इसकी संप्राप्ति जो है ना उसके लिए मुरवा आप इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ एक फॉर्मुलेशन हमने बनवाया है दिवे घाट नंबर 1 और 2 ऐसा, और उसमें हमने वो सोरायसिस की दवा तैयार कर दी उसे। बकाना निंबाची फळं आणि साध्या निंबाची फळं याच्यामध्ये कारमुक्तेमध्ये काय काय फरक पडतो? बकाना नीम की फल 5 से ज़्यादा अगर कोई आदमी खाता है वो मर जाता है, और कडूलिम के फल खाने से ऐसा होता नहीं। तो न्यूरोटॉक्सिन है बकाना नींब, बालंती नींब जिसको बोलते हो, जो गोल फल रहता है अंदर, उसका जो सीड जो रहता है वो बहुत कड़क रहता है। तो और वो जो स्टेम उसका रहता है एकदम मुलायम रहता है, और सादा नीम रहता है वो खुरदुरा रहता है। तो आप बकाना नीम के गोल फल है एज फार एज पॉसिबल इस्तेमाल मत करो, और करने तो अर्क के हिसाब से करो। काकणक बोलते हैं उसको, काकणकादि कषाय और योग नाम का एक योग आ गया है विश्व तंत्र में, चरक जी ने बताया। तो जिनको गले को फांस लग गई और मरे नहीं है, जो पानी में डूब गए और मरे नहीं है, आधे मरे हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको एटलस एक्सिस वर्टिब्रा को फ्रैक्चर हो गया है इसलिए क्वाड्रिप्लेजिया आ गया है, गुलर बैरी सिंड्रोम के पेशेंट है, ऐसे लोगों को काकणकादि योग नाम का एक योग विश्व तंत्र में आ गया, आप आज पढ़ लो, उसमें वो ये वनस्पति आ गई है बकाना नीम की। तो बकाना नीम का फल 1 या 2 या उसका छाल जो रहती है छिलका, वो कफ वातज गुरुद्रस्य के लिए बहुत फ़ायदा करता है। टांगों का जो दर्द रहता है उसके लिए वो फ़ायदा करता है, हम उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और काकणकादि योग जो है हमारे संतोष देशमुख नाम का हमारा जो बच्चा है घाटकोपर को प्रैक्टिस करता है, उसने ये दवा बहुत सारी इस्तेमाल कर दी है। ये आधे मेले जो लोग रहते ना जिनका ब्रेन का काम नहीं हो रहा है, फांस बैठ गया है वगैरह, या किसी ने मारा है उसको, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जो कोमा में चले जाते हैं। तो इमरजेंसी मेडिकेशन है ये, और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है उसका। हळदीचं जे हळद तयार होते त्याच्या अगोदरची जी पानं आहेत ती शेतकरी पाडून वगैरे टाकतात, तर त्या हिरव्या पानांचा ग्रंथांमध्ये धूमपानासाठी वगैरे उल्लेख आलाय, पण इतर अभ्यंतर ह्याच्यासाठी काय त्या पानांचा वापर करता येईल किंवा काय क्षार वगैरे हरिद्रा के पत्ते लाने हैं, उसका रस निकालना है और उसका आसव बनाना है। वो बनाने के बाद उसमें कांत लोह का भस्म डालना है, और सोने का भस्म जो रहता है वो, या कोमंडकी का गंध डालना है उसमें, और वो तैयार करके पेशेंट को देना है। तो वो कैंसर के लिए लाइपोमा, फाइब्रोमा, फाइब्रोएडिनोमा, और जो ये रहते फाइब्रॉइड्स रहते वो, और खून बढ़ने के लिए वो फ़ायदा करता है। सिर में जो जुए वगैरह होते हैं ना औरतों को या पुरुषों को भी, वो उससे मर जाते हैं। तो पत्र का आसव बनाकर आप दे सकते हैं, वो इस्तेमाल करना है। तसंच आल्याची जी पानं आहेत त्याचा काय? सेम ऐसा ही करना है। अदरक का जो फायदा है ना वो उसके पत्ते को होता है। छोटी वनस्पति है तो आप पंचांग यूज कर सकते हैं, तो कंद बाकी की जगह इस्तेमाल करना है और पत्ता इसके लिए इस्तेमाल करना है। आपल्याकडे जे शताक्ष गुड जे आहे त्याचा जो डोळा काढल्यानंतर बाकीचे जे पार्ट तर ते म्हणजे कशा त्याला वापरता येतील की मी समजा अस्थमा के लिए हम मयूरी पीछा मछली उससे बनाते हैं, और भस्म वगैरह जो रहते हैं वो उसमें हम सूक्ष्म कर देते हैं। लैक्टो शुगर, डेक्सो शुगर, सादी शक्कर जो है वो सीतोपलादी चूर्ण या इसमें मयूर पिच्छा मच्छी में। मयूर पिच्छा मशी का नाही वापरत मग ते? कारण कट करून आपण ते कुटून वगैरे गुळामध्ये हे करतो. मयूर पिच्छा वो जो कल्प आँखों का जो इस्तेमाल किया है वो धर्म ग्रंथों में कच्चा खाने के लिए बताया है गुड़ के साथ, इसलिए वो ऐसा ही दे देते। भस्म कर दिया तो तीक्ष्णता आ गया, तीक्ष्णता और उष्णता आ गई तो शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी। उष्णता शरीर में जितनी बढ़ती है उतना आर्तव का प्राबल्य बढ़ जाता है, और आर्तव का प्राबल्य बढ़ गया तो बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। कांड आहे ते मग त्या कांड म्हणजे पांढरा जो पार्ट आहे त्याचं पण म्हणजे काय करता येईल? मच्छी आणि त्याची मग कारमुक्ता काय अस्थिवर जाईल का काय? अस्थि, नख, केश, दंत और फेफड़े, इसके ऊपर हो जाता है।
चलो आखरी सवाल. सर भारवृद्धीसाठी म्हणजे भारक्षयासाठी पेशंट येतात म्हणजे वजन कमी करण्यासाठी. मग आपला योग एक एक जणांना लागू होतो. म्हणजे जे आहे आपण त्रिफळ अग्निमंताचा काढा किंवा आपण सुरसाफानीत वगैरे देतो. एक एक जणांना गोमूत्र हरितिकी वगैरे त्याचा पण फायदा होतो. खरं एक एक पेशंट आहेत ते हलता हलत नाहीत म्हणजे त्यांचं वजन कमीच होत नाही. 1 महिना घेऊ दे, 1.5 महिना घेऊ म्हणजे नहीं त्याचं नहीं नहीं, हे ऐसा कसं ऐसा होता नहीं. जो जिन लोगों का ऐसा वेट कम नहीं होता ना, उनको खाने का तरीका जो रहता है वो ढंग से करते नहीं. उनको लगता है इसने से क्या होने वाला है. अभी एक ही दिन वेट कम कर दिया और 2 दिन खाना खा लिया ना, फिर से सब वेट चढ़ के आ जाता है. तो उन लोगों को पंचकर्म करना ही होगा और शिरोधारा करनी होगी. वो एंडोक्राइन सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले सौले के पेशेंट रहते हैं, स्पेशली पीसीओडी और थायराइड जब रहता है तो ये आपत आ जाती है. तो उन लोगों के ऊपर थरो ऑब्जर्वेशन उनका करना होता है. वो बोलते कि मैं कुछ खाता ही नहीं और खाती ही नहीं. तो मैं पहले भरोसा करता था क्योंकि हम जगत हमको गलत नहीं लगता क्योंकि हम गलत नहीं रहते. लेकिन ऐसा नहीं रहता, लोग बहुत चालू रहते हैं. जिस औरत ने ये बताया था ना मुझे, मैं शाम को जाता था और वैसी एक औरत दिखती थी मुझे, मैं ध्यान नहीं देता था. लेकिन जब मुझे पता चल गया कि इसका वेट कम नहीं हो रहा है और मैं गणपति को सारसबाग को जाते थे, मैं और मेरी बीवी, तो वहाँ कल्पना भेल नाम का एक दुकान था, वहाँ वो जाती थी और वो भेल खा के वो निकल गई. दूसरे दिन मैंने देखा भेल खा के निकल गई, पैसा ही दे नहीं रही थी वो कल्पना भेल वाले को. मैंने उसको जाके पूछ लिया, वो औरत है ना, वो पैसा नहीं देते, चली गई. उसने एक ऐसी डायरी ऊपर रख दी. वो बोला उसका यार रतिव्रत है और हर रोज वो खाना खाती है और बाद में चेक देती है वो 3,200 रुपये चेक भेल का. और मुझे क्या बोलती है, मैं कुछ नहीं खाती. ऐसा रहता है. तो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना. एक तो वो कल्पना बेल का दुकान बंद होना चाहिए, नहीं तो वो औरत वहाँ नहीं जानी चाहिए, या कुछ तो दूसरा करना पड़ेगा, है ना. तो ऐसे लोग रहते हैं. आप भी सब लोगों को मेरा ऐसा चैलेंज है, ओपन चैलेंज में आपको देता है. बाहर का खाना आप कितना खाते हैं, तो क्या करो आप, बॉल पेन लेना है, पेंसिल नहीं लेना है, क्योंकि वो आप इरेज कर सकते हैं. और आप लिखते हैं ना, बाहर का खाना आज हो गया, आज हो गया. तो हमें लगता है मैंने कुछ नहीं खाया. देखते तो 18 बार होता है और 3-4 बार ऐसा रहता है कि बाहर का घर पर लाके खाते हैं. वो लिखते नहीं, घर में खाए हैं, है ना. ऐसा भी रहता है. पंचकर्मामध्ये मग कशा पद्धतीने हे करावं? पंचकर्मा ये देखो, कुष्ठ में जैसा बताया ना, बार बार वमन करना है, बार बार विरेचन, ऐसा ही करना है. और सबसे एक सही बात आपको मैं बताता है, कॉर्टिजोन उसके शरीर में ज़्यादा पैदा होता रहता है और वो स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी से तैयार होने वाला गंदा हार्मोन है. तो कभी भी खाना खाते वक्त उन लोगों को 5 मिनट शवासन करना है और बाद में खाना खाना है, ऐसा बताना है. तो कॉर्टिजोल सीक्रेट नहीं होता और पतले हो जाते हैं. रात की 10 बजे की नींद जो है ना, वो शुरू होनी चाहिए. 10 से 5-6 बजे तक नींद, 12-1 बजे सोना नहीं. रात का जागना हो गया, रूक्ष गुण बढ़ गया, वात पित्त बढ़ गया, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कफ आ गया तो मेरे शरीर में आ जाता है. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बस्ती सर कुठला गाव? बस्ती पुनर्नवादी बस्ती. पुनर्नवादी. ठीक है. आता विश्वात्मके